कुछ कुछ घटनाएं इतनी ज्यादा खौफनाक होती है ना, जिन्हें सुनने के बाद हमें रात में ठीक तरीके से नींद आ भी नहीं पाती है। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो बच्चों के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक घटना की भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की आंखों से आंसू भी बहने लगेंगे और साथ ही साथ डर के मारे आपका शरीर थर 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 कांपने लगेगा। ये घटना परी और आयुष नाम के लड़के के साथ आज से 12 साल पहले छत्तीसगढ़ के एक टाउन में घटी थी। दरअसल ये लोग अपने घर में बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन काट रहे थे। किसी तरह की कोई तकलीफ ही नहीं थी। परी अपने पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी मम्मी भी अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन दोनों बच्चों को पता चलता है कि उनकी मम्मी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जिस वजह से उनकी मम्मी उनसे बहुत दूर जाने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे तैसे करके वो लोग अपना समय काटने लगते हैं। समय टल जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि परी और आयुष की मम्मी उनसे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाती है। लेकिन दोनों की मम्मी की मृत्यु के बाद दोनों को ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग अपने घर में अकेले हैं। ऑब्वियसली बच्चों के पापा अपने ऑफिस जाते थे काम करने के लिए, लेकिन हर वक्त इनको ऐसा लगता था कि घर पे हम दोनों के अलावा कोई और तो है जो कहीं ना कहीं से हमें देख रहा है, घूर रहा है, अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। कई बार परी और आयुष अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते तो उन्हें दूसरे वाले कमरे से ऐसी आवाज आती कि उनका नाम लेके उनको कोई पुकार रहा है। कई बार आयुष तो 8 साल का था, हाँ हाँ करके चले भी जाता तो उसे एक काली परछाई दिखाई देती, चीख चीख के रोने लगता। कई बार परी के कंधे में टैप होता, वो पीछे पलट के देखती तो किसी और को नहीं पाती थी। देखो, एक दो बार ये चीजें होती तो समझ में आ जाता, बच्चे डर गए, रात में सो गए, भुला दिए। लेकिन ये चीजें रोज 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 इनके साथ होती। डर के मारे कई बार तो आयुष और परी बिना खाना खाए पिए भी सो जाया करते थे। पता नहीं क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, लेकिन किसी ना किसी के होने का एहसास इनको हर पल अपने घर पे होता था। हर पल इनको ऐसा लगता था कि कोई तो इन्हें देख रहा है छुपकर, कोई तो इनसे कुछ बात करना चाह रहा है। आयुष की तबीयत भी खराब रहने लगी, हमेशा उसे बुखार रहता। परी को भी ऐसे ऐसे सपने आना शुरू हो गए कि वो सोने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये सो नहीं सकती है। उसकी भी दवाई वही चालू हुई। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की ऐसी हालत देखकर उनके पापा टेंशन में आने लगे। पापा को अक्सर बच्चे बताते थे कि हमें कोई दिखाई देता है, घर पे कुछ तो है, कोई तो है। लेकिन पापा तो शुरू में ये सोच के टाल देते थे कि बच्चे हैं, भूत की फिल्म है, भूत के सीरियल देख लेते होंगे तो दिमाग में बसा हुआ होगा। लेकिन जब ये चीजें ज्यादा हो गई तो पापा को भी, डॉक्टर ने भी और कुछ पहचान वालों ने भी सलाह दी है कि अब बच्चों को अकेले छोड़ना सही नहीं है। एक काम करो, कुछ कर नहीं सकते तो घर ही शिफ्ट कर लो, तुम्हारे घर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पापा अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे घर में चले जाते हैं, लेकिन चीजें वहां भी शांत नहीं होती है, इनफैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कोई कहता है कि अकेलेपन की वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, 10 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा अकेले रह रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप तो ऑफिस चले जाते हो, भाई ये सारे वहम तो होंगे ही होंगे, और नहीं भी होंगे तो दिमाग ऐसे इल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि दिमाग को अकेलापन लगता है। आप इन लोगों के लिए क्यों एक नई मम्मी ले आते? पापा ने पहले तो मना किए, फिर सोचे कि ठीक है, अच्छी ही बात है, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है और बच्चों को तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा। वो शादी करके एक नई मम्मी को अपने घर पे ले आते हैं। नई मम्मी बहुत पैसे वाले घर की थी, बहुत ज्यादा ऐसी तेज स्वभाव की भी लगती थी। कोई नई मम्मी के सामने कुछ भी बोलता तो तुरंत पलटकर जवाब दे देती। लेकिन इन दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन कब तक? सिर्फ 5 या 6 दिन तक। एक दिन इन लोग के पापा कहीं बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन, 3-4 दिन के लिए। बच्चे बेचारे शाम के वक्त अपने आंगन में खेल रहे थे। मम्मी गुस्से से धमकते हुए आई, बोली क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ज्यादा ही खेल खाल सूझ रहा है क्या? तुम्हें सिर्फ खेलना आता है, चलो घर पे काम करो। तू झाड़ू पोछा करेगी और तू है मेरे पूरे कमरे को साफ करेगा। दोनों घबरा गए,
क्योंकि अभी तक तो इनकी नई मम्मी इनसे ऐसे बात करती थी जैसे कि कभी कोई कर ही नहीं सकता था। अब डांट डुटुर के इनसे बहुत काम कराई, बच्चों की हालत खराब हो गई और बच्चे को बुखार भी आ गया। फिर उसके बाद पापा ने फोन में भी बात किए, तो पापा को फोन में कुछ भी बताने से मम्मी ने साफ साफ मना कर दी। बोली अगर बताओगे तो तुम्हें इतना मारूंगी ना कि जिंदगी भर तक याद रखोगे। लोहे की रॉड गरम कर करके बच्चों को दिखा के डराती थी, काम करवाती थी। धीरे धीरे करके समय बीत गया, पापा भी आ गए और पापा के सामने बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे। पापा यही नोटिस करते कि दोनों बच्चों का वजन बहुत घट गया है, दोनों बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। कभी आधी रोटी खा लिए, कभी एक रोटी खा ली, कभी इतना सा चावल खा लिए। ऐसे उनकी जिंदगी कट रही है। कई बार पापा नई मम्मी से सवाल करते कि बच्चे ऐसा क्यों होते जा रहे हैं, उनके चेहरे की रौनक कहाँ चली गई है, बचपना कहाँ चले गया है, अब खेलते भी नहीं हैं। तो मम्मी तो यही बड़ी मासूम होकर कहती कि मुझे क्या पता, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोग खेलने के लिए जाओ, लेकिन बच्चे तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा। बच्चे फिर से कुछ नहीं बोल पाते। फिर एक दिन की बात है, आयुष को बुखार आ गया। तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब रहती थी और बुखार तो जब देखो तब घर बना लिया था आयुष के शरीर में। बुखार आया तो पापा ने बोले रात के 1:30 बज रहे थे, हाँ, और आयुष बुखार से तप रहा था, काँप रहा था ऐसे एकदम ठंड के मारे। तो पापा ने बोले चलो 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 हॉस्पिटल लेके चलते हैं आयुष को। तो नई मम्मी आई और रोकने लगी, बोली क्या कर रहे हो, रात के 1:30 बज रहे हैं, नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। पापा बोलते अरे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे होगा तुम्हारा बच्चा, मेरी सौतन का बच्चा, मेरा बच्चा नहीं है ना, मुझे सोने दो। पापा ने बोले ऐसे कैसे बोल सकती हो। अब ये बात के पीछे दोनों के बीच में गंदी बहस छिड़ गई। ठीक है, लड़ाई बड़ाई हुई। पापा फिर भी आयुष को लेके गए हॉस्पिटल, उसको वहां पे एडमिट वगैरह कराए, उसको बॉटल वगैरह लगी। फिर जब सुबह हुई 6:30 बजे के आसपास, आयुष को और बच्ची को लेकर अपने घर वापस पहुंचे तो क्या पाते हैं, मां ने खुद को खुश कर लिया। बस तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या देख ली, जब से ये नई मम्मी आई थी घर पे, ये जो चीजें थी, ये जो आभास था किसी के होने का, इनको लगता था कि हमारे घर पे भूत है, वो चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन ये नई मम्मी आई जो कि इंसान के रूप में शैतान थी, वो फिर से चली गई। अब फिर से क्या होगा, बच्चे इस चीज को लेकर घबराते थे, हर पल घबराते थे। शुरू के 10-12 दिन तो जैसे तैसे करके नॉर्मली कटे, लेकिन 13वें 14वें दिन से इनको फिर से वही एहसास होने लगे। अब तक तो जो होता था उनको कहा जा सकता था वहम, उनको कहा जा सकता था एक छलावा, उनको कहा जा सकता था एक डर, लेकिन अब जो हो रहा था वो कहीं से भी वहम, कहीं से भी डर और छलावा नहीं था। अब इन लोगों को हर पल ये बैठे भी हुए ना किसी भी कमरे में, तो दिखाई देता कि हमारे एग्जैक्टली सामने किसी औरत की परछाई बनी हुई है और उस औरत के हाथ में चाकू है। घबराकर बच्चे अपने पीछे और इधर उधर पूरे कमरे में देखते, लेकिन कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, कोई भी औरत दिखाई नहीं देती। केवल दिखाई देती तो परछाई जो बड़ी होती जाती है और इनके तरफ एक तरीके से देखा जाए तो चाकू लेके बढ़ रही होती है। ये दोनों बच्चे अक्सर अपने पापा को ये बात बताते, लेकिन पापा फिर से यही सोचते कि अकेले पड़ गए इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। पापा ने घर पे एक मेड रख दी है कि इन लोगों को अकेलापन ना हो, एक नैनी जैसे जो कि बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी चीजें खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन पापा को अपने काम के चलते छत्तीसगढ़ से ही बाहर जाना था और ये लगभग 2 से 3 दिन की ट्रिप होने वाली थी, और घर की जो नैनी थी उनको बोल दिए थे कि आप भी घर पे रहो, बच्चों का ख्याल रखो, और वो बहुत अच्छी भी थी नेचर में। दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठ के आज पढ़ाई कर रहे थे। इन लोगों को दूसरे वाले कमरे से आवाज आती है, परी परी इधर आना बेटा। परी घबरा गई क्योंकि ये जो आवाज थी ये हमारी नैनी की नहीं थी। वो उठी और धीरे धीरे घर के सामने वाले कमरे में गई। सामने वाले कमरे में गई तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर नैनी के कमरे में गई और परी ने कुछ ऐसा देखी जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीखी और भागते भागते अपने भाई के पास आई, उसका हाथ पकड़ी और उसको कंबल में छुपाने की और खुद को कंबल में छुपाने की कोशिश करने लगी। भाई पूछ रहा है दीदी क्या हो गया, बताओ ना, लेकिन दीदी कुछ भी नहीं बोल रही थी।
दीदी अपने भाई को बस किसी भी हालत में बचाना चाह रही थी और बाहर से लगातार ये आवाज आ रही थी, परी परी परी। पता नहीं था आयुष को कि दीदी बाहर से क्या देख के आई है। आयुष बोल भी रहा है कि नैनी बुला रही होगी, लेकिन नहीं, वो शायद कोई और था। अब वो आवाज जो बाहर से आ रही थी वो अंदर वाले कमरे से आने लगी। आवाज बहुत नजदीक से आने लगी। ये ना चाहकर भी अपना चेहरा कंबल से बाहर निकाली और देखने लगी, कहीं जो हमें पुकार रहा था वो आसपास तो नहीं। अचानक से वो अपने सामने वाली दीवार में उसी परछाई को पाती और बहुत जोर से चीख पड़ती है। अपने भाई को खींचते हुए अपने पलंग के नीचे लेके जाती है और फिर से उसको जैसे तैसे करके कोने में छुपाने लगती है। खुद को भी बचाना था और भाई को भी बचाना था, लेकिन अब लिटरली दोनों देख सकते थे कि जो परछाई अभी तक सिर्फ दीवार में दिखाई देती थी, एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2D के रूप में ही दिखाई देती थी, अब वो परछाई 3D हो चुकी थी। वो परछाई एक शैतानी साया बन चुकी थी। वो दीवार से निकलकर रियल लाइफ में आकर खड़ी हो गई थी और उसके कदम, चलते हुए खौफनाक कदम, ये दोनों बच्चे पलंग के नीचे से छुपकर साफ साफ देख सकते थे। चीखना चाहते थे, रोना चाहते थे, यहां से भागना चाहते थे, लेकिन नहीं निकल सकते थे। अचानक से वो चलते हुए कदम पलंग के पास रुके और कुछ नीचे झुका, और जैसे ही उसका चेहरा ये दोनों ने देखे, अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकते वो ऐसा चेहरा था। इतना ज्यादा डरावना कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आप लोग इमेजिन कर लो, जितना भी वर्स्ट से खतरनाक चेहरा आप इमेजिन कर सकते हो, उतना ज्यादा खतरनाक चेहरा था ये। दोनों चीखे और भागे जैसे तैसे करके, खुद की जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरे कमरे में भागे, दूसरे कमरे में खुद को लॉक कर लिए, और ये कमरा था किसी और का नहीं बल्कि नैनी का। आयुष ने दीदी को बोला, दीदी पलंग के ऊपर नैनी है ना, मैंने उन्हें एक अजीब हालत में देखा। दीदी अपने भाई का मुंह बंद करा रही है। कितने में ही घर के मेन डोर खुलने की आवाज आई। मेन डोर खुला। ये लोग समझ गए कि मेन डोर खुल रहा है तो कोई और नहीं बल्कि पापा आए होंगे, क्योंकि पापा ही एक ऐसे इंसान थे जिनके पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी, और ऑब्वियसली पापा ही होंगे ना, क्योंकि घर पे तो इतने ही लोग रहते थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई, अंदर से चिल्लाई, पापा हमें बचाओ। जैसी परी की आवाज पापा ने बाहर से सुने, भागते हुए जैसे ही नैनी के कमरे में आए हैं, दरवाजा खोले हैं, पापा ने भी जोर से चीख पड़े, क्योंकि पापा ने आते से ही क्या देखे? पापा ने देखे कि नैनी मरी हुई हालत में पड़ी हुई है। चारों कोने चित, जुबान बाहर है और आंख से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है। जोर से चीख पड़े और भागते हुए अपने बच्चों का हाथ पकड़े और खींच के घर के बाहर ले गए। पूरी रात घर के बाहर काट दिए। क्या कर सकते थे, घर तो अपना ही था। कुछ ऐसा हो गया था जिसे किसके सामने क्या साबित करते। खैर, वो नैनी के घर वाले आए, उनको सारी बात बताए, पुलिस की जांच हुई, चीजें सॉल्व हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। चीजें सॉल्व होने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, लेकिन 1 महीने बाद जब चीजें नॉर्मल हुई, लेकिन दुनिया के लिए हुई होगी, इनके लिए नहीं। बच्चों को फिर से वही एहसास होना शुरू हो गया, लेकिन इस बार बच्चों ने अपने पापा से बताया तो पापा ने एक्सेप्ट की उनकी बात को। पापा समझ गए कि ये नॉर्मल नहीं है। पापा ने एक तांत्रिक बाबा से बात की, उन्हें घर पे बुलाए। बाबा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए, बोले कि इस घर में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया है, जो किसी भी हालत में तुम लोगों को बर्बाद कर देना चाहती है। पापा इनके पैर पकड़ लिए तांत्रिक बाबा के कि बाबा आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। बाबा ने बोले ठीक है, घर को बांध देता हूँ, चीजें ठीक हो जाएं तो ठीक है, वरना मैं भी हाथ ऊपर कर लूंगा। ये शक्ति, ये ताकत बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर इस शक्ति के ऊपर विजय पानी है तो दैविक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और मेरी शक्ति दैविक शक्ति की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। खैर, उन्होंने घर को बांध दिया। 3-4 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर से वो चीज रिपीट होने लगी। अब तो पापा को भी दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, महसूस हो रहा था। वो चीज अब तीनों को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो था। ये लोग समझ गए थे अब तक कि आत्मा किसी और की नहीं,
बल्कि इन लोगों की नई मम्मी की है। लेकिन जो पहले वाले घर में होता था वो नहीं मालूम किसकी आत्मा थी, लेकिन ये तो बड़ी ही नेगेटिव एनर्जी थी। नई वाली मम्मी की ही आत्मा थी। खैर, तांत्रिक बाबा से फिर से बात की गई और तांत्रिक बाबा ने बोल दिया कि मैंने तो बताया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता। तुमको अगर बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो कामाख्या देवी मंदिर जाना पड़ेगा। असम में है ये मंदिर और इतना बड़ा चमत्कारिक मंदिर है ना कि इस जैसा मंदिर इस दुनिया में एग्जिस्ट कभी किया नहीं है। इस मंदिर में हर तरह के जादू टोने नकारात्मक ऊर्जाएं सबको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकतवर नेगेटिव एनर्जी हो, यहां पर आकर अपने घुटने टेक देती है, अपना दम तोड़ देती है। कामाख्या देवी ही अब तुम्हें बचा सकती है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इस अमावस्या तक का ही समय है। अगर लेट किए तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अमावस्या आज से 3 दिन बाद ही थी। किसी भी हालत में 3 दिन से पहले इन लोगों को असम कामाख्या मंदिर पहुंचना था, माता से आशीर्वाद लेना था, अपनी गलतियों से छुटकारा पाना था, अपने जो भी नकारात्मकता थी उससे बाहर निकलना था। पहुंच गए, किस्मत से पहुंच गए। वहां पे पूजा करवाए और देखो देवी का चमत्कार, देवी का आशीर्वाद। वहां से लौटे हैं और सब कुछ ठीक हो गया। आज उस घटना को 12 साल बीत चुके हैं। परी भी बड़ी हो गई है, आयुष भी बड़े हो गए हैं और तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन आज भी जब भी उन रातों की यादें इनकी आंखों के सामने आती है तो डर के मारे रो पड़ते हैं। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि परी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि भाई ये दुनिया को बताओ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। तो लेके आ गया आप लोगों के सामने। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर देना भाई। उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दियो, वहां पे भी उतना ही प्यार देना। और हाँ, कल मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।